Hello and welcome all my dear online student. This is lecture 7 mole concept L7. Lecture number 7 mole concept. Now today we are going to discuss some laws of chemical, that is law of conservation of mass. हमें कुछ केमिस्ट्री के लॉ आज डिस्कस करने हैं, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हेडिंग है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें आपके बहुत सारे लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक्सेट्रा. Lavoisier, Dalton, other scientists formulate these laws. Lavoisier, Dalton and other scientists formulate set in laws concerning the composition of matter and chemical reaction, and these laws are known as law of chemical combination. कौन कौन? लेवोजियर ने, डाल्टन ने और कुछ अदर साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किए हैं set of law concerning the composition of matter and chemical reaction, and these law are known as law of chemical combination. तो फर्स्ट लॉ है आपका law of conservation of mass. law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज़ गिवन बाय द लेवोजियर. किसने दिया हमको? लेवोजियर ने. LAVOISERS, लेवोजियर्स. इट इज़ गिवन बाय द लेवोजियर. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. तो मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना आपका क्रिएट होता इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ टोटल मास इन एनी केमिकल चेंज. जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो आपका टोटल मास क्या रहेगा? टोटल मास इन एनी केमिकल रिएक्शन इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड. इसका मतलब ये हुआ कि मास बिफोर रिएक्शन, जो रिएक्शन से पहले मास था, शुड बी इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. मास ऑफ रिएक्टेंट हम ये कह सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या रहेगा आपका? कंजर्व्ड रहेगा. मास बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन कंजर्व्ड. एग्जाम्पल देखिए, सपोज 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. ये आपका वाटर बना. यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने आपके हैं कोफिशिएंट? 2. तो 2 इंटू इसका मास कितना है? 1 इंटू 2. एक एटम का 1, 2 का, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इज़ 4 ग्राम. यहाँ पर 16 इंटू 2 इज़ 32. ये आपका हो गया 32. तो 32 प्लस 34 इज़ 36. ये किसका मास हुआ आपका? रिएक्टेंट्स का टोटल. अब यहाँ पे देखिए वाटर का मोलिकुलर मास 1 इंटू 2 प्लस 16 और ये 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो 2 इंटू 18 इज़ अगेन इट इज़ 36. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना. किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये भी ध्यान रखना है, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए. बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मास विल बिकम द सेम. तो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, नो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन दिस. प्रॉब्लम है मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू मास आफ्टर द रिएक्शन, मीन्स मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. नाउ वी आर डूइंग अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन में है, आप ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ, पहले एक ये लाइन लिख लीजिए, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट.
इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन है 1.5 ग्राम ऑफ ईथेन, ईथेन होती है C2H6 हाइड्रोकार्बन है, ऑन कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट लिख लीजिए, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम of CO2 and 2.7 gram of water. Okay, so that reaction obeys law of conservation of mass, law of conservation of मास, रिएक्शन ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, ईथेन इज C2H6, कंबशन मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है इसमें CO2 प्लस वाटर, और कुछ हीट एनर्जी इवोल्व होती है, डेल्टा का मतलब हीट एनर्जी इवोल्व, डेल्टा H लिख, है ना। तो यहाँ पे देखिए C2H6 पहले बैलेंस करते हैं, इधर कार्बन के 2, इधर कितने हैं 1, तो पहले इधर 2 लगा दीजिए। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, 4 हो गया। हाइड्रोजन हुआ आपका 12 हुआ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है अभी 4 2 जा 8 और 1 9 है ना, 4 2 जा 8 और 1 9। तो अभी हमें देखिए क्या बैलेंस करना है, कार्बन हम बैलेंस कर चुके, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 6 2 जा 12, तो 12 कैसे हो जाएगा हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हम 6 लगा दें तो तब जाके हाइड्रोजन आपका 12 होगा, हो गया 12 हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन कितना है 6, और ये 4 2 जा 8 14, तो यहाँ पे आप 7 लगा दें, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब निकालते हैं, देखिए क्या गिवन है, सम ऑफ ये 1.5 ग्राम, ईथेन कितनी है 1.5 ग्राम, कंप्लीट कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम CO2, ओके, एंड 2.7 ग्राम वाटर, ये आपको कितना दिया है 2.7 ग्राम। हमें शो करना है कि रिएक्शन ओबे कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए ईथेन के, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम 1.5 ग्राम गिवन, मोलर मास 12 2 जा 14 और 6 30। अब ये कोफिशिएंट नहीं देखना यहाँ पे, अभी सिर्फ इसका मोलर मास, तो ये आ जाएगा आपका 15 2 जा 31/20 मोल्स आ गए ईथेन के। ओके, अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के या वाटर के मोल्स निकाल लेंगे अभी। हाँ, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, ईथेन के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं सपोज कीजिए, तो देखिए इसमें एक रिलेशन होती है कि मोल्स ऑफ ईथेन, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा स्टोइचियोमेट्री में, अपॉन इसका कोफिशिएंट, पहले रिएक्टेंट का मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल्स टू सेकंड रिएक्टेंट्स के मोल्स अपॉन उसका कोफिशिएंट 7। दिस इज़ कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री रिलेशन। तो यहाँ से आप ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लीजिए, ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे 7/2 इंटू मोल्स ऑफ किसके, ईथेन के, जो कितना है मोल्स ऑफ ईथेन इज़ 1/20, तो ये आपका आ गया 7/40 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के। अब अगर आपके पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, वेट, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ 7/40। नो, वेट ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स का फार्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इज़ 32, तो 7/40 इज इक्वल टू वेट अपॉन 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो वेट आ गया आपका 7 4 जा 28/5 ग्राम। दैट मीन्स कितना आ गया, 5 5 जा 25, बचा 3, 5.6 ग्राम। तो अब चेक करके देखते हैं ये वेट कितना आ गया, 5.6 ग्राम। दोनों को ऐड कीजिए, तो मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया 1.5 प्लस 5.6 दैट इज इक्वल्स टू 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 7 7.1 ग्राम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कितना हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा 2.7 गिवन है प्लस 4.4 दैट इज इक्वल्स टू 4 और 7 11 का 1 4 और 2 6 7.1। तो दिस शो दैट रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में ये करेगा किसी तीन का आपको वेट दे देगा, एक फोर्थ के आपको मोल्स निकालिए पहले इस रिलेशन से। ये होता है एक के मोल अपॉन उसका स्टाइचोमीट्री कोफिशिएंट इक्वल्स टू ऑक्सीजन के मोल अपॉन उसका स्टाइचोमीट्री, सेकंड सब्सटेंस जो भी हो। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, दिस इज द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गिवन कंपाउंड, जो भी कोई आपका गिवन कंपाउंड होगा ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट, सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स एलिमेंट बाय वेट। लिख लीजिए ए गिवन कंपाउंड, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of its element by weight irrespective of their source और method of preparation। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका कंपाउंड है वो आप कहीं से भी लें, जैसे वाटर है, वाटर को अगर मैं रेन वाटर लूँ, सी वाटर लूँ, है ना, कोई भी लेक वाटर लूँ, कहीं से भी वाटर को लूँ तो ऑलवेज़ कंटेन करेगा सेम प्रोपोर्शन में अपने एलिमेंट्स को। जैसे कहीं से भी लें, अगर सी वाटर लें या फिर हम रेन वाटर लें, तो इसमें जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है वो 2:1 है, H2O। तो ये हमेशा सेम रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कोई भी उसका सोर्स हो और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो। एग्जाम्पल, इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 2:1 मोलर रेशो, 2 मोल्स हाइड्रोजन उसके हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का, 2:1 मोलर रेशो। एंड दिस रेशो, ये रेशो जो है आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेदर इट इज़ टैप वाटर, सी वाटर, लेक वाटर, कोई सा भी पानी हो, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वाटर बने तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। अब इसको देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है वेरी सिंपल लॉ, कहीं से भी, जैसे वाटर है या और कोई भी सब्सटेंस है, CO2 है, किसी भी रिएक्शन के दौरान कहीं से भी निकलती है तो उसके जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है CO2 का, वो सेम रहेगा। क्वेश्चन में है 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल, कोई भी एक मेटल है, बर्नट इन ऑक्सीजन, गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, अपना ऑक्साइड दे रहा है 3 ग्राम। देन अगेन 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल heated in steam giving है 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। so that the result illustrate law of constant proportion।
रिजल्ट किसको शो करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। देखिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन गिविंग 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 1.5 ग्राम फिर सेम मेटल का हीटेड इन स्टीम गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, सो दैट द रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों ही केस में क्योंकि ऑक्साइड बन रहा है, प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो उसका फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब उसी रेशो में बनना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में। तो ये हमको इलस्ट्रेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम इस तरीके से इसको करेंगे। देखिए M प्लस ऑक्सीजन, अब हमने यहाँ पे मान लिया, और ये मान लिया हमने ऑक्साइड है M2ON, है ना, हमने N/2 यहाँ से ले लिया। तो ये देखिए कितने ऑक्सीजन के, N हो गए यहाँ पे, मेटल के, हाँ ठीक है ना। तो ये आपका कितना है, 1.8 ग्राम, और ऑक्साइड कितना बना, 3 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन इज दिस, मतलब कैसे आएगा, दिस प्लस सपोज इसका वेट x है, तो 1.8 मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1.2 ग्राम। दिस इज फर्स्ट केस, है ना। अब यहाँ पे देखिए, और इसको 2m लगा दीजिए क्योंकि M2 है ना। सेकंड केस में है आपका फिर से M मेटल वाटर के साथ स्टीम गैस फॉर्म में है, रिएक्ट किया तो भी क्या बना, सपोज सेम ऑक्साइड बना M2ON, यहाँ 2 लगा दीजिए। इस बार मेटल कितना था, 1.5 ग्राम, और ये कितना बन रहा था, गिविंग 2.5 ग्राम। इस बार वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 1.5, सपोज इस बार y है इक्वल्स टू 2.5, तो y कितना आ गया आपका, y आ गया आपका 2.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1। जस्ट मैंने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, वेट ऑफ दिस प्लस दिस, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से x आ गया 1.2। दूसरी रिएक्शन में जिसमें स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे ऑक्साइड बन रहा है, वहाँ पे 1.5 प्लस y इज इक्वल टू टोटल मास प्रोडक्ट का, यहाँ से 1 आ गया, 1 ग्राम y। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस आप NH2 कर दीजिए और यहाँ N लगा दीजिए बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, एक में 1.2 आया x और एक में y1 आया, है ना। तो यहाँ पे जो आप पहले वाले में जो आपका मेटल ऑक्साइड था, उसमें अगर हम प्रोपोर्शन निकालते हैं फर्स्ट केस में M2ON जो है, इस वाले में देखिए ये कितना आया था आपका, रेशो निकालते हैं अगर, मतलब मेटल और ऑक्सीजन की रेशो निकालते हैं, तो ये आपका आएगा, मेटल है 1.8 ग्राम और ऑक्सीजन कितनी 1.2, तो ये आपका जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 2 जा 12, 1.5 रेशो आई। और इसी तरीके से अगर इस वाले में निकालते हैं M2N, मतलब मेटल और ऑक्सीजन की रेशो, तो कितनी आ रही है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, मेटल है यहाँ पे 2.5 और ऑक्सीजन है 1 रेशो में, तो ये आपका आ गया 5 2 जा 10, 5 5 5 जा 25, नहीं y कितना आया था, y आया था 1, हाँ मेटल था आपका, मेटल कितना था 1.5, हाँ, और आपका ऑक्सीजन 1 रेशो में, तो ये आ गया 3/2 अगेन, दैट इज़ 1.5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सेम प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं हमको, जिस रेशो में मेटल और ऑक्सीजन यहाँ पे थे उसी रेशो में इधर पे हैं। इज़ इट विजिबल और नॉट, हाँ थोड़ा नीचे हो गया, कोई नहीं, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो M2N मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशो है फर्स्ट केस में वो कितना है, यहाँ पे मेटल था आपका 1.8 ग्राम और ऑक्सीजन कितनी आई थी 1.2, तो ये रेशो कितनी आ गई 3/2। और ऐसे ही दूसरे केस में मेटल और ऑक्सीजन की रेशो देखते हैं तो कितनी थी, मेटल था 1.5 ग्राम, ऑक्सीजन आई 1, विच इज़ अगेन 3/2। तो दिस शो दैट बोथ द रेशो, मेटल ऑक्सीजन रेशो इन बोथ द इन
both the reactions or experiment will remain same. It mean the source, whether the reaction source is different, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसमें मेटल और ऑक्सीजन की रेशो सेम है. दिस शो द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. ओके, तो दिस इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. एक नाउ वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन फॉर क्लियर द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं इस बार ध्यान रखूँगा, ज़्यादा नीचे से आपको दिखाई नहीं देगा ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर. क्वेश्चन इज 2.43 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग, बर्न करने पर विद ऑक्सीजन यील्ड्स 0.403 ग्राम ऑफ MgO. अनदर एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपेरिमेंट सेकंड, 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.320 ग्राम MgO. तो आपको ये शो करना है कि ये जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन को आपका फॉलो करता है. ओके, ना हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, इसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. देखिए कैसे टेबल बनाएंगे. ये आपका हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और इधर एक्सपेरिमेंट नंबर 2. इस तरीके से एक्सपेरिमेंट 1 में Mg कितना है 0.243, एक्सपेरिमेंट 2 में 0.182. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 0.243 ग्राम मैग्नीशियम बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड MgO कितना है 0.403. ठीक है, और इसमें दिया है कि 0.182 सेकेंड वाले में ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.302 ग्राम MgO. तो ऑक्सीजन कैसे आएगी यहाँ से, देखिए ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट इजिकल टू प्रोडक्ट. तो दिस मास माइनस दिस, दैट इज़ 0.403 माइनस 0.243. तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3 इज़ 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी 0.160 आ गया आपका. ऐसे ही सिमिलर वे में यहाँ से आ जाएगा 0.120. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इजिकल टू प्रोडक्ट, पहला लॉ लगा. अब देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में MgO की रेशो निकालते हैं. एक्सपेरिमेंट 1 में MgO, मैग्नीशियम कितना है 0.403 और ऑक्सीजन 0.160. तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली सोल्व करने पे आएगा 1.51. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में MgO, ये देखिए कितना है 0.302 और ऑक्सीजन की रेशो है 0.120. ये भी अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 1.5. ठीक है, तो इससे शो हुआ कि दोनों की रेशो, दोनों का प्रोपोर्शन जो है दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम है. दिस शो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. दिस इज़ योर थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें क्या है, पहले इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन. व्हेन वन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट कंबाइन होगा विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड. व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से, टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है. देन मास ऑफ वन एलिमेंट, लिख लीजिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ. व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, व्हेन वन एलिमेंट combine with other element to
टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद कांस्टेंट मास, जो कि कांस्टेंट मास से कंबाइन हुआ है। कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। तो वो सिंपल रेशो में होंगे एक दूसरे के। सिंपल रेशो मीन, सिंपल रेशो का क्या मतलब है? रेशो बिटवीन स्मॉल नेचुरल नंबर सच एज 1:1, 1:2, 1:3 एक्सेट्रा, एंड लेटर ऑन दिस सिंपल रेशो बिकम्स द वैलेंसी ऑफ द एटम। बाद में ये रेशो क्या बनी? वैलेंसी एटम की। ठीक है ना। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन थी, जैसे हम देखते हैं कार्बन जो है दो एलिमेंट, दो कंपाउंड बनाए, एक CO एक CO2, है ना। तो इसमें अगर कार्बन का एटॉमिक वेट 12, इसका 16, 12:16 रेशो। यहाँ पर अगर देखें तो 12:32 कार्बन ऑक्सीजन की रेशो। तो ये जो है आपका, इसमें देखिए कार्बन का सेम रहा, एक एलिमेंट किसी कांस्टेंट प्रोपोर्स में होगा। डेफिनेशन में क्या था? व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट बनाता है। देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद कांस्टेंट मास, देखिए इसका मास कांस्टेंट है यहाँ कार्बन का। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास कांस्टेंट है, देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट विल बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर अब इन दोनों की रेशो देखें ऑक्सीजन की, तो ये रेशो सिंपल रेशो है, देखिए 1:2 की। तो यही लो है, बस कुछ नहीं है इसमें। और देखिए एग्जाम्पल इसके, जैसे हमें पता है सल्फ़र भी दो ऑक्साइड बनाता है, एक SO2 एक SO3। सल्फ़र यहाँ पे कितना 32, यहाँ पे ये 32, यहाँ पे सल्फ़र 32, यहाँ पे 16 3 जा 48। अब देखिए यहाँ पे सल्फ़र की कांस्टेंट है, तो 32 और 48 का मतलब 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो 2:3 की रेशो है। ऐसे ही और देखते हैं। और अगर इसमें देखें हम, तो जैसे आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, जैसे N2O फर्स्ट ऑक्साइड, NO, देन N2O3, देन N2O4, these all are oxide of nitrogen. We will discuss later on in inorganic chemistry ग्रुप में आपके पढ़ेंगे P ब्लॉक में, है ना। तो देखिए यहाँ पे 14 2 जा 28:16, यहाँ पे देखिए 14:16, यहाँ पे 28:48, यहाँ पे 28:16 4 जा 64, यहाँ पे 28 × 16 5 जा 80। तो यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 28:32। अब ये देखिए सब में नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट हो गया, है ना। 28 28 28 28 28 सब में क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ से 16:32:48:64:80, दैट इज 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 3 जा 4 जा एंड 5 जा। तो क्या रेशो आ गई ऑक्सीजन की? 1:2:3:4:5। दिस इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि हमें बताता है एक एलिमेंट अगर कांस्टेंट रेशो में है तो दूसरों की जो रेशो होगी वो सिंपल नंबर्स में होगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, दिस इज लॉ नंबर 4th. It is given by Richter in 1794. Yes. तो देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास किसका हो, थर्ड एलिमेंट का, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, जिसमें वो ऐसा करते हैं, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फिर से सुनिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास किसका, थर्ड एलिमेंट का, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, जिससे वो देमसेल्फ कंबाइन होंगे, है ना। अब इसको समझते हैं, या मैं लिख भी देता हूँ इसको एक छोटे डेफिनेशन की फॉर्म में। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट combine with the same mass of third element का मास सेम हो, when two different element combine with the same mass of third element, the ratio in which they do so will be same or simple multiple, SIMPLE, simple multiple, if both directly combined with each other। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम, ये तो इसकी डेफिनेशन है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो विल बी सेम और सिंपल मल्टीपल इफ बोथ डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। तो देखिए अब इस लॉ को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये आप कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन। जब भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात होगी, तीन एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास तीन एलिमेंट हैं, अमोनिया, सेकंड इज़ वाटर एंड थर्ड वन इज़ N2O3। कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन तीसरा, तीन ही एलिमेंट हैं, कंपाउंड अलग अलग हैं, अमोनिया, वाटर और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पे देखिए इसने दिया है 82.5% इसके पास नाइट्रोजन है एंड 17.65% क्या है, हाइड्रोजन। ये आपको मैं अभी निकालना भी बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है H2 है, H2O में H है 88.9% है आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है 11.1% इज़ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में 63.15% है आपका ऑक्सीजन एंड 36.85% है नाइट्रोजन। दिस इज़ द गिवन, ये आपको गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो इस डाटा के बेसिस पे आपको प्रूव करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें हम जो है नंबर फर्स्ट फॉर अमोनिया के लिए 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक पार्ट हाइड्रोजन का रिएक्ट्स विद, क्या करना है आपको, इसकी परसेंटेज 82.5 नाइट्रोजन की डिवाइडेड बाय करनी है हाइड्रोजन की परसेंटेज थे, तो ये आ जाएगा 4.6 पार्ट नाइट्रोजन के जुड़े हुए हैं। दूसरे केस में देखिए, फॉर वाटर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक पार्ट हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, 88.9 डिवाइडेड बाय 11.10, ये आपका आ जाएगा 8.01
कितने पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरे केस में है 4N2, हाँ तीसरा केस की ज़रूरत नहीं है अभी हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रेशो निकालते हैं। NO की रेशो आएगी 4.67:8.01, दैट इज़ सोल्व करने पे 1:1.71, दिस इज़ द रेशो। अब अगर आप देखिए N2O3 में, थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखता हूँ 4N2O3 में नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। किस प्रोपोर्शन में, ये देखिए यहाँ से 63.15 डिवाइडेड बाई आपका, हाँ नाइट्रोजन की थी ये, पहले एंड की देखेंगे ना, तो 36.85 डिवाइडेड बाई 63.15, दिस विल कम आउट टू बी, ये भी आपका आएगा 1:1.71 विच इज़ सेम एज हेयर। तो हमने ये देखा कि अमोनिया का निकाल लिया पहले, फिर हमने वाटर का निकाला, है ना। अमोनिया का दिया था 82, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशो, इसमें किसकी निकाली, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो। तो इनकी जो रेशो आई वो कितनी है, 1:1.71। और फिर N2O3 में कितनी आई है आपकी, वो भी ऑक्सीजन से आपकी नाइट्रोजन की 1:1.71। तो बिकॉज दीज टू रेशो आर सम, दस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज प्रूव्ड, है ना। तो देखिए आपका 3 एलिमेंट थे, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। इससे बनने वाला था अमोनिया और इनसे बनने वाला कौन था, इससे बनने वाला था N2O3। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे एक था आपका इधर और एक इधर, इससे बनने वाला N2O3, इससे बनने वाला NH3 और इन दोनों से बनने वाला H2O, है ना। तो एक में अमोनिया में हमने निकाल ली, कितनी आई परसेंटेज, 4.6 पार्ट नाइट्रोजन के आए अमोनिया में। वाटर में निकाला तो कितना आया आपका H2O में, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 8.01 पार्ट। तो फिर N2O3 में जो है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में कितना आया आपका 1:1.71 रेशो आया, जो इन दोनों के रेशो के इक्वल था, है ना। एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, या एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, सल्फ़र, ऑक्सीजन और तीसरा है हाइड्रोजन। अब सल्फ़र और ऑक्सीजन से बनता है SO2 और इससे बनेगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और इससे बनेगा H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और इसकी रेशो देखें तो 2:, कितना 32, यहाँ पर 2:16, यहाँ पर 32:32, है ना। तो हम कहेंगे कि रेशो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, देखिए फिक्स्ड मास किसका है, यहाँ भी इसका 2, यहाँ भी इसका 2, हाइड्रोजन का। फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना है रेशो सल्फर ऑक्सीजन का, विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज 32:16, दैट इज 2:1, है ना। एंड रेशो ऑफ masses in which sulfur and oxygen themselves combine, जब वो खुद अपने आप में कंबाइन हो रहे हैं तो देखिए तब कितना है, तब है आपका 32:32 ऊपर देख रहे हैं हम, विच इज़ 1:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है। यहाँ पे हमने देखा कि रेशो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऐसे करना है, एक का मास फिक्स है तो इनकी रेशो कितनी आई 2:1,
और जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया ना, तो S और O की रेशो देख ली, और जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तब कितनी रेशो है, 1:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है, यही आपका लॉ है। दिस इज़ योर कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, नाउ यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये लॉ कॉम्प्लेक्स लगता है, बस याद रखना इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। जैसे एक हम और एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्पल में है कार्बन है, एक हमारे पास सल्फ़र है और एक ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट होंगे ही होंगे। यहाँ से बना कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ से बना CO2, यहाँ से बना SO2। इनकी रेशो निकालें तो आएगा 12:32। ओके, और अगर इसकी रेशो निकालें SO2 में तो 32:32, और इसकी रेशो निकालें तो 12 कितना 12:64। तो अब पहले देखना रेशो सेम किसकी है, इन दो की। तो अगर इनकी रेशो देखें तो 12:32 CO2 में, और SO2 में 12 CS2 में, सॉरी CS2 में 12:64। तो अब क्या है, इन दोनों की रेशो कांस्टेंट, इन दोनों की रेशो निकालिए, 32:64 विच इज़ 1:2, है ना, 1:2 होगी। और अब अगर हम देखते हैं, ये तो ही बात कार्बन जब एक बार ऑक्सीजन के साथ एक बार सल्फर के साथ, तो कार्बन कॉमन है। अब कॉमन के बाद बचा क्या, SO2। SO2 में रेशो देखिए, ऐसे इसमें मेथड है, SO2 की रेशो अगर देखते हैं तो यह है 32:32, तो इज़ 1:1। ये भी सिंपल होल नंबर रेशो है जो कि, है ना, यही है इसमें। बस 3 एलिमेंट होंगे। पहले आप देखिए कॉमन किस में है, कॉमन थी इन दोनों में, तो हमने पहले इनकी रेशो निकाली, ये आई 32:64 इज़ 1:2। फिर जब ये आपस में कंबाइन हुए सल्फ़र ऑक्सीजन, तो रेशो कितनी है, 1:1 की, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो है, देमसेल्फ जब कंबाइन होंगे, है ना। नेक्स्ट लॉ इज़, दिस इज़ लॉ नंबर 4। नेक्स्ट लॉ आपका है गए-लुसक लॉ, 5th लॉ, GAY गए-लुसक्स लॉ। पहले लॉ को सुनिए, व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो में अगर देखें, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखते हैं गैसेस में, क्योंकि ज़्यादा गैस एकदम से एक्सपेंड होती है, तो वॉल्यूम की रेशो, व्हेन गैसेस रिएक्ट डू सो इन वॉल्यूम, दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो, जो कि फिर से एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि वॉल्यूम प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, है ना, इफ़ गैसियस रिएक्टेंट। फिर से सुनिए, व्हेन गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड, जब गैसेस कंबाइंड या प्रोड्यूस्ड हों किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल दी गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लेते हैं, when gases combine or produced, when gases combine or produced, जब भी गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड होंगी इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो in a simple ratio by वॉल्यूम, सिंपल रेशो किसकी फॉर्म में होगी, वॉल्यूम की, प्रोवाइडेड ऑल दी गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको समझते हैं अभी। व्हेन गैसेस कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड, जब भी गैसेस कंबाइंड या प्रोड्यूस हों किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की सिंपल रेशो में ऐसा करती हैं, प्रोवाइडेड ऑल दी गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस पर भी एक प्रॉब्लम देखते हैं जिससे ये आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, ये मैं डेफिनेशन रब कर देता हूँ।
Suppose we have a reaction that is H2 gas plus Cl2 gas is equal to 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको पढ़ना सीखिए। इसको हम बोलेंगे, इसके कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम किसका बना? HCl का। और मोल्स की टर्म्स में बोलें तो सपोज इसका 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से रिएक्ट होके कितने? 2 मोल्स ऑफ HCl। सपोज कीजिए इसका आपको 20 ml दिया है और इसका 20 ml दिया है, तो ये कितना बनेगा? 40 ml। इधर 40 ml। नो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन में है when 10 ml when 100 ml of methane CH4 burns, it produces CO2 and H2O. Find volume of ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, एंड CO2 प्रोड्यूस, कितना CO2 प्रोड्यूस्ड होगा। तो व्हेन 100 ml ऑफ CH4 बर्न इट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। किसी भी कंबशन करने पर हाइड्रोकार्बन पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइंड वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है और CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई। पहले रिएक्शन लिखते हैं। CH4 बर्न्स की हमने, ऑक्सीजन में क्या बना? CO2 प्लस H2O और कुछ हीट निकलेगी। बैलेंस करते हैं। कार्बन का 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो उधर 4 करने के लिए यहाँ 2 कर दिया। अब आपका ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4, दैट इज़ 2 विल कम हेयर। देखिए इसका एक वॉल्यूम, अब अगर रिएक्शन को हम पढ़ें, इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्ट किया और 1 वॉल्यूम इसका बना और 2 वॉल्यूम वाटर के बने। इस तरीके से पढ़ेंगे। अब इसने कहा था 100 ml दिया है, तो ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? अगर इसके हिसाब से देखें 2 वॉल्यूम मतलब 200 ml, और ये कितना बनेगा? CO2 100 ml। बस सिंपल, वेरी सिंपल। आपको जस्ट ये कोफिशिएंट से रीड करना है। इसका 1 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम, यानी कि अगर 100 ml है तो ये कितना? इसका डबल 200 ml, और वो कितना बना? 100 ml। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, एक 1 मोर क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में है 60 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस। देखिए 60 ml ऑफ N2 गैस एंड 60 ml ऑफ H2 गैस। तो आपको रिजल्टेंट मिक्सचर की कंपोजिशन बतानी है। तो पहले तो पता होना चाहिए क्या बनेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया 2NH3। बैलेंस करें, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके आपका क्या मिलता है? आपको अमोनिया 2NH3। तो यहाँ पे इसने दिया था 60 ml है आपका नाइट्रोजन एंड 60 ml ऑफ कितना है? हाइड्रोजन। ये आपका 60 ml है, ये इसका गिवन है ना। 60 ml नाइट्रोजन है तो 60 ml क्या है आपका? हाइड्रोजन गैस कंबाइंड। रिजल्टेंट मिक्सचर की आपको कंपोजिशन बतानी है। तो अगर हम रिएक्शन के हिसाब से देखें तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, और इसके कितने वॉल्यूम बन रहे हैं? 2 वॉल्यूम। हमारे पास कितना था? 60 ml। अगर देखें हम, अगर 60 है ml तो इसका कितना चाहिए? मतलब 180 ml, और इसका 120 ml बनना चाहिए। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन कितना था? 60 ml, और ये कितना बनना चाहिए? 180 ml। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका 1/3 कर दें, क्योंकि इधर 3 है ना, तो अगर इसका 20 ml लेंगे तब इसका 60 ml आपको रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसने तो हमें 60 ml दिया है। और तब यहाँ पे कितना बनेगा? तब उस हिसाब से 20 टू 40 ml इसके बनेंगे। अगर 20 ml नाइट्रोजन का लेते हैं तो 60 ml तब बनेंगे हाइड्रोजन के और 40 ml इसके।
तो इसका मतलब कुछ हमारे पास जो नाइट्रोजन थी 60, हमने यूज़ कितनी करी 20 ml, जब ही इसकी 60 हमको यूज़ करने को आपकी हाइड्रोजन तभी 60 लगेगी और ये 40 बनेगी, तो रिमेन कितनी हुई 60 माइनस 20, 40 ml नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टेड होगी अगर आपकी 60 ml हाइड्रोजन बनती है। हाँ अगर 180 बनती तो पूरी यूज़ होगी, लेकिन अभी क्या है 60 ml हाइड्रोजन गैस दी है तो इसकी 20 ml यूज़ होगी, बची कितनी 40 ml नाइट्रोजन इज़ अनरिएक्टेड। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। नेक्स्ट लो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो मोल्स का लो था। एक लो और है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये 3-4 लॉ हमने आज किए। एक लॉ छोटा सा और रहता है विच इज़ नोन एज ड्यूलन एंड पीपाइट लॉ रह रहा है शायद, हाँ ओके। नेक्स्ट लॉ बड़ा छोटा सा लॉ है, उस पर भी एक बार देख लेते हैं, कोई लॉ हमारा अब बचेगा नहीं। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस आई ऑलरेडी डिस्कस। ड्यूलेंस एंड पीटाइट लॉ, PITTITS लॉ को सुनते हैं पहले। इन केस ऑफ हैवी सॉलिड एलिमेंट, अगर कोई आपका हैवी सॉलिड एलिमेंट है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है कि जो प्रोडक्ट है एटॉमिक मास का और एंड स्पेसिफिक हीट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ, लिख लेते हैं, इन केस ऑफ हैवी सॉलिड एलिमेंट्स, हैवी सॉलिड एलिमेंट्स के केस में द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ ऑब्जर्व्ड that the product of atomic mass और specific heat capacity and specific heat capacity is almost constant। तो कोई हैवी सॉलिड एलिमेंट अगर है तो उसके केस में ये देखा गया है उसका एटॉमिक मास का प्रोडक्ट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। दैट इज़ हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है अभी बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मास 6.4 के इक्वल है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको लेनी है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एटॉमिक मास होता ही है ग्राम में, है ना, ठीक है ना। तो ये आपका ड्यूलन एंड पेपाइट लॉ है। एटॉमिक मास तो पता ही है आपको, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए Q इज इक्वल टू होता है MC डेल्टा T। यहाँ पे ये जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब Q बराबर M डेल्टा T, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। जितने अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड है, C बराबर Q कब होगा, जब मास 1 ग्राम ले और टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करें। यूनिट मास का यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, विच इज़ इक्वल्स टू 6.4। दिस इज एक्सपेरिमेंटली। नो डू अ क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वी हैव टू डू ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है किसी मेटल की 0.836 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और क्वेश्चन में कहा है दिस इज़ इन जूल्स, कई बार कैलोरी में भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, आपको बताना है एटॉमिक मास बताना है एलिमेंट का। तो हम मान लेते हैं कि हैवी एलिमेंट है, लगाते हैं लॉ ड्यूलेंस लॉ, एटॉमिक मास
इंटू सी इज इक्वल टू 6.4। तो यहाँ से एटॉमिक मास को x मान लें, अगर x इंटू सी इज़ 0.836 इज इक्वल टू 6.4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा 6.4 इंटू 0.836। ये आपको जूल्स में दिया हुआ था। हमारा जो लॉ था उसमें जो आपका स्पेसिफिक हीट थी वो किस में थी, कैलोरी में। तो इसको जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 4.2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वो यूनिट कांस्टेंट फैक्टर चेंज हो जाएगा इसलिए। क्योंकि ये याद रखना कैलोरी में था आपका स्पेसिफिक हीट, तो 4 अगर जूल में दिया है तो 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 सॉल्व करने पे। दिस इज़ योर डूलेंस एंड पेपाइट लॉ, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी हैव कवर ऑल द लॉज, चाहे वो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट और मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, Dulin and Pepite law, all the law with numerical and examples are covered. You can repeat the video by 1 or 2 times so that concept will be clear. ये लॉ आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच।